हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि जयसवाल और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 5 विच इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ये एक और फिजिक्स का चैप्टर है जो आपका बेस बनाता है आगे जितनी भी क्लासेस में अपने साइंस पढ़नी है। ये थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, बट आज अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आई मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिकॉज साइंस इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप रट्टा नहीं मारते हो, आप समझते हो। तो आई मेक श्योर कि आपको सब कुछ समझ आए। पर आपको ये करना है कि आपको ये बहुत ध्यान से सुननी है सारी भी वीडियो जो भी इस चैप्टर की होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बी श्योर टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। और विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स मूव ऑन स्ट्रेट टू द वीडियो। चलिए, चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। क्वेश्चन हम करेंगे नीचे जो पहले हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें क्यूरियोसिटी की बुक के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वैनिश पेन नहीं था ये वाला, होल्ड ऑन, वैनिश पेन लेंगे पहले। यस, Why does it feel harder to pedal a bicycle when we are going uphill than on a flat ground? हमें मुश्किल क्यों लगता है साइकिल को चलाना जब हम uphill मतलब ऊपर को जा रहे होते हैं than on a flat ground? फ्लैट ग्राउंड पे हमें इजी लगता है, बट जब हम ऊपर को जाते हैं तो हमें मुश्किल लगता है, ऐसा क्यों? चलो मैं अब आपको समझाती हूँ। वैसे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पर मैं भी आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखो, अगर हम इस साइड को जा रहे हैं तो हमारा मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ को है। तो जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे को एक फोर्स होती है, वो हमारे मोशन को अपोज करती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन ही है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर वो हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रही है तो मतलब वो हमेशा हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन से दूसरी साइड को लगेगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है? जिस तरफ को मोशन हो रहा हो। अगर मोशन इस तरफ को हो रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो, देखो, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ को है तो फ्रिक्शन इस तरफ को लगेगी हमेशा, क्योंकि वो अपोज कर रही है, वो हमें आगे देना जाना देना नहीं चाहती है, इस वजह से वो हमारे को अपोज कर रही है। अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ को है तो फ्रिक्शन हमेशा इस तरफ को लगेगी। तो मानो अगर हम इधर को जा रहे हैं तो हमेशा हमें पता है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है विच इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ को है तो फ्रिक्शन किस तरफ को होगी? उल्टा। तो मतलब फ्रिक्शन इस तरफ को होगी। ठीक है। अभी हमने फ्रिक्शन के बारे में जान लिया। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप देखो, अब मैं आपको बताऊं, जब हम ऊपर को जाते हैं मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, एक एंगल पे हम ऊपर को जा रहे हैं। जब हम अपहिल जा रहे हैं तो हम एक उस रास्ते पर जा रहे हैं जो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है, और जो रास्ता ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होता है हम उसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि इंक्लाइन प्लेन एक वो रास्ता होता है जो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होता है। और जब हम ज़मीन से ऊपर को जाते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी हम कभी ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो हम जल्दी फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। फ्रिक्शन की वैल्यू कम मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन को कम ऑपोजिशन मिलेगा। पर हमारे को पैडल करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे होते हैं। हम ग्रेविटी हमें नीचे को पुल करती है और हम ऊपर को जाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से हमें पैडल करना मुश्किल लगता है। एंड इन फिजिक्स वी डिनोट फ्रिक्शन विद अ स्मॉल एफ। तो हमेशा हमें पता है कि जो ग्रेविटी होती है वो नीचे को लगती है। पर जब आप ऊपर को जा रहे हो तो आप देखो कि आप तो ग्रेविटी की भी ऑपोजिट जा रहे हो। आप फ्रिक्शन के ऑपोजिट तो जा ही जा रहे थे, बट अब आप ग्रेविटी की भी ऑपोजिट जा रहे हो। इस वजह से फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटी हो जाती है, जिस वजह से हमारे को ज्यादा मुश्किल होती है बाइसिकल को पेडल करना जब हम ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटी होने की वजह से हमें हार्डर लगता है पेडल करना बाइसिकल को जब हम अपहिल जा रहे होते हैं। बट जब हम ग्राउंड पे चल रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ही महसूस करते हैं। समझे? बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया ये, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम और पढ़ेंगे फ्रिक्शन, ग्रेविटी, सबके बारे में। अभी अभी आप इतना ही समझो। वाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन ए वेट सर्फेस? जब हम एक वेट सर्फेस पे होते हैं तब ज्यादा इजियर क्यों होता है स्लिप करना? मुझे बताओ, सोचो 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 कि ये इजी क्यों होता है? जब हम वेट सरफेस पे होते हैं तो हम जल्दी स्लिप कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखो, हर सरफेस, जैसे मानो एक रफ सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, और इंक्लाइन प्लेन हो गया, फ्लैट सरफेस हो गया, हर सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो अलग होती है। जो वेट सरफेस होता है इसकी फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत कम होती है। बहुत कम फ्रिक्शन होने की वजह से हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कोई चीज ज्यादा नहीं कर रही है, ज्यादा नहीं कर रही है अपोज, इसका मतलब हम जल्दी फिसल जाएंगे। तो इसीलिए आसान होता है वेट सरफेस पे फिसलना देन ऑन ए रफ सरफेस, क्योंकि रफ सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ज्यादा पोजीशन, ज्यादा पोजीशन मतलब जल्दी स्लिप नहीं करोगे। इसी वजह से हम रेत पे जल्दी स्लिप नहीं करते हैं। पर हम पानी, तेल, जैसे जैसे सोचो पानी गिरा है तो फिर भी आप कम स्लिप करोगे, बट अगर ऑयल गिर गया तो आप तो जाते ही स्लिप कर जाओगे, चाहे आप धीरे से ही चल के जा रहे हो, क्योंकि फ्रिक्शन एकदम ना के बराबर हो जाती है जब ऑयल गिर जाता है। इसी वजह से हम जल्दी स्लिप कर जाते हैं वेट सरफेस पे देन ऑन ए रफ सरफेस, बिकॉज हर सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो अलग होती है। ठीक है। टू क्वेश्चन नंबर 3,
Why do we feel light or like we are floating just after our swing reaches its highest point and begins to come down? हमें लाइट या फिर फ्लोटिंग जैसा महसूस क्यों होता है? मतलब हमें हल्का महसूस होता है या फिर हमें ऐसा लगेगा हम उड़ रहे हैं जब स्विंग जो है मतलब झूला जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके नीचे को आता है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हम एक बॉल को लेते हैं, एक सेकेंड वी नीड टू पेन। हम बॉल को लिया आपने, ठीक है? आपने इसको ऊपर को फेंका, फिर ये अपना नीचे को भी आती है एक बार, ठीक है? क्योंकि एक एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये नीचे को आ जाएगी। जितने मतलब आपने फोर्स से फेंका होगा, उतनी दूर तक ये जाएगी, उसके बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे आएगी। जब जो हमारी बॉल है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाती है, जब वो उस नीचे आती है उसके बाद, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँची, उस समय उसकी वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को आप स्पीड समझो अभी, जो उसकी स्पीड है वो 0 हो जाती है। 0 इस वजह से होती है क्योंकि अगर 0 नहीं होएगी तो अपना डायरेक्शन कैसे चेंज करेगी? तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है कि स्पीड या फिर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। जब वेलोसिटी 0 होएगी तभी वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी। अब आप देखो, ये आपको पता लग गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है तभी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होता है। अब आप देखो, हम झूले पे जब बैठे हैं, ये रहा हमारा झूला, जब हम इस पे बैठे हैं, जब ऊपर को हम जाएँगे, जो झूले की सीट है वो हमारे वेट को सपोर्ट करती है, मतलब वो हमें ऊपर को पुश करती है, इस वजह से हमारे को वेट महसूस होता है अपना। अभी आपको मैं ईज़ी बता रही हूँ, वरना इक्वेशंस होती हैं इसकी बहुत सारी, पर अभी आप देखो, जब झूला है हमारा, झूले की सीट जो है हमें ऊपर को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब हमें वेट महसूस होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच के कहाँ गया है? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच के वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है। जब हम नीचे आएँगे तो हम ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे आएँगे, इस वजह से हमारे को वेट कम महसूस होता है। इस वजह से हमें लगता है कि हम लाइट हैं या फिर फ्लोटिंग हैं। आपने एक वो भी देखा होगा ना, जब हम कभी ऊपर से नीचे गिरते हैं, नीचे को जब हम गिरते हैं तो हमें अपना वेट कम महसूस होता है या हमें फ्लोटिंग जैसा महसूस होता है, इसको हम फ्री फॉल कहते हैं। जब हम ग्रेविटी की डायरेक्शन में आते हैं तो हमें अपना वेट कम महसूस होता है और हमें लगता है हम फ्लोटिंग फील कर रहे हैं, और क्योंकि इस समय हमारी जो झूले की सीट है वो अब हमें कम सपोर्ट कर रही है पहले की तरह, पहले से। पहले तो वो हमें ऊपर को पुश करने के लिए ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, पर जब हम नीचे को आ रहे हैं ग्रेविटी की डायरेक्शन में तो हमें वेट कम महसूस हो रहा है क्योंकि अब झूले की सीट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसी वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। तो आपको पता लग गया अब इसका आंसर भी? तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। इट वॉज ए विंडी डे। ये एक हवादार दिन था। सोनाली एंड रागनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। सोनाली और रागनी जो थे वो साइकिलिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन। उनकी गर्मियों की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई थी। एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड देयर विलेज। और वो चाहते थे बाहर का ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखना, उनके गाँव के बाहर का। आफ्टर पंपिंग एयर इनटू देयर बाइसिकल टायर, जब उन्होंने अपने साइकिल के टायर में हवा भर ली, दे सेट ऑफ, वो चलने लगे। एज दे रोड थ्रू द विलेज, जब वो अपने विलेज के अंदर साइकिल चला रहे थे, द विंड रश्ड पास देम, विंड जो है वो उनके पास से निकल रही थी। ओ नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड, जो हवा है वो मुझे बहुत पीछे को पुश कर रही है। सेड रागिनी, रागिनी ने कहा। स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, वी मस्ट पुश आर पेडल हार्डर टू मूव फास्टर। जो सोनाली है उसने कहा कि जो हम हैं, हम विंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, हमें पेडल ज्यादा मारना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा फास्ट चल सकें। तो आप कभी आपने ये नोट किया है कि जब बहुत हवा चल रही होती है, जैसे आप स्कूटर पे भी बैठे हो, आप बहुत हवा चल रही है, तो हम पीछे को आते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं, क्यों? हवा, हमें हवा कैसे पुश कर रही है? एयर जो होती है एक रेजिस्टेंस पैदा करती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में रेजिस्टेंस बताया था, जो अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। बट इधर जो रेजिस्टेंस है हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रही है, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जब होती है तो जितनी ही स्पीड में एयर आगे आ रही होगी उतनी ही स्पीड में वो हमें पीछे को पुश करेगी। एयर रेजिस्टेंस के जब हम अगेंस्ट जाते हैं तब भी हमें हार्डर होता है बाइसिकल के टायर्स को, सॉरी बाइसिकल के पेडल्स को चलाना, क्योंकि हार्डर इसलिए क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। समझे? किसी भी फ़ोर्स के अगेंस्ट हम जा रहे हैं तो हमें उससे ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ेगी ना, तभी हम आगे जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मानो एयर रेजिस्टेंस जो है हमारा 5 न्यूटन का फ़ोर्स लगा रही है। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फ़ोर्स। 5 न्यूटन का फ़ोर्स जो है हमारा एयर रेजिस्टेंस लगा रही है, और अगर हमें इससे आगे जाना है तो क्या हम 4 न्यूटन से जा पाएँगे? 4 न्यूटन हम लगाएँगे तो हमें एयर जो है वो पीछे को पुश कर देगी। पर अगर हमें एयर से ज़्यादा लगना है तो एटलीस्ट हमें 5.1 न्यूटन की फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, जिससे हम आगे को जाएँगे, वरना अगर हम या इसके इक्वल या फिर इससे कम फ़ोर्स लगाएँगे तो हम आगे नहीं जा पाएँगे। अगर हमें आगे जाना होता है किसी भी फ़ोर्स के अगेंस्ट तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। देयर राइड टुक देम अलोंग पाथ ऑफ हिल टॉप्स। उनकी जो राइड थी वो उनको हिल टॉप्स मतलब पहाड़ियों के ऊपर ले गई। ये मेरा वैनिश पेन नहीं लगता है, पता नहीं कौन सा पेन लगा लिया है मैंने, इसको इरेज करना पड़ता है।
Some part of the road were rough, where they found it hard to pedal. उन्होंने देखा कि कई जो रोड थे वो रफ थे, मतलब जैसे टूटे रोड होते हैं, कई कईयों पत्थर होते हैं, वहां पे उनको पेडल करना मुश्किल लग रहा था. While other part were smoother, वो बाकी जो पार्ट थे वो स्मूथ थे रोड के. When they reached the top and were enjoying the view, जब वो ऊपर पहुंच गए और जब वो व्यू एंजॉय कर रहे थे, they heard thunder and saw a flash of lightning. उन्होंने देखा कि जो है अब बहुत तूफान आ रहा है और उन्होंने लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कते भी देखी एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से. इवन दो इट लुक ब्यूटीफुल, उनको लग रहा था बहुत सुंदर है. दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमीडिएटली, फिर भी उन्होंने सोचा कि हमें वापस घर जाना चाहिए इमीडिएटली. ऑन द वे बैक वाइल पासिंग ए हर्ड ऑफ शीप्स, जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने हर्ड ऑफ शीप मतलब देखा, एक झुंड देखा शीप का, एक ग्रुप देखा. दे pressed their bicycle bell and turned the handle to change the direction. जब वो उन्होंने देखा तो उन्होंने बेल बजाई अपनी बाइसिकल की और उन्होंने हैंडल को टर्न किया अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. अभी देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले तो हमने देखा जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे पेडल करके तो उनको मुश्किल लगी होगी या नहीं. हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब ऊपर को जाने के लिए हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट और ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है. इस वजह से फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटी हो जाती है, जिस वजह से उनको ऊपर जाते हुए हार्डर महसूस होगा पेडल करना, बिकॉज़ फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटी हो गई. अब हमें देखना है वहाँ पे रफ सरफेसेस भी थे. रफ सरफेसेस सर रफ सरफेसेस पे उन्हें पेडल करना हार्ड लगा होगा या ईज़ी लगा होगा? रफ सरफेसेस पे भी पेडल करना हार्ड लगा होगा, बिकॉज़ जब सरफेस रफ होता है तो उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है और इंक्रीज़्ड फ्रिक्शन मीन्स मोर वर्क डन. हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब हमें पेडल करना मुश्किल लगेगा. अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम है, मतलब हमें कम वर्क डन करना पड़ेगा. और उसके बाद उन्होंने जब ऊपर वो पहुँचे तो उन्होंने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग देखी, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे. अ, और देखो उन्होंने बाइसिकल के हैंडल को टर्न किया डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मतलब उन्होंने अपने हैंडल की डायरेक्शन जब हैंडल को टर्न किया तब डायरेक्शन चेंज. As they were coming down the slope of hill, जब वो slope of hill से नीचे आ रहे थे, they realized that their bicycle were moving at a great speed. उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल जो थी वो बहुत तेजी से नीचे आ रही थी. Though they were not pedaling, वो पेडल नहीं भी कर रहे थे तब भी बहुत तेजी से नीचे आ रही थी. सोनाली yelled, "It is thrilling." ये बहुत मजेदार है. It seems something is pulling us downhill. What could it be? हमें कुछ नीचे खींच रहा है, पर ये क्या होगा? देखो हम ये एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, उसी प्लेन पे वो जा रहे थे तो उनको मुश्किल हो रही थी क्योंकि ग्रेविटी प्लस फ्रिक्शन हो रहा था. पर अब जब वो आ रहे हैं, वो नीचे को आ रहे हैं तो मतलब वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है. ग्रेविटी हमेशा नीचे को एक्ट करती है ना, आपको पता है, तभी तो चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स. ग्रेविटी हमेशा नीचे को आएगी. जब वो नीचे को आ रहे हैं मतलब वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहे हैं, मतलब उनकी फोर्स पे ग्रेविटी प्लस हो रही है. मतलब जो ग्रेविटी है वो उनको नीचे को खींच रही है. फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है, मतलब अगर वो नीचे को आ रहे हैं तो फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है. फ्रिक्शन जिस भी डायरेक्शन में आप चलोगे उसके अपोजिट लगेगा. वो नीचे को आ रहे हैं तो फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है. फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है, पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ग्रेविटी से बहुत कम है. इस वजह से जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हमें बिना पेडल करे ही नीचे को खींच लेती है, क्योंकि हम ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहे हैं. समझे? इस वजह से हम बिना पेडल करे ही जब भी ऊपर से नीचे को आ रहे होते हैं, तो बहुत स्पीड से आते हैं क्योंकि ग्रेविटी हमें बहुत जल्दी नीचे को पुल कर रही होती है. और फ्रिक्शन फिर भी काम कर रही है, बट वो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम है ग्रेविटी की वैल्यू से. इस वजह से जो ग्रेविटी है वो हमें जल्दी नीचे को खींच लेती है. अब हम करेंगे व्हाट इज फोर्स. लेट अस ट्राई टू एक्सपेरिमेंट द पुश एंड पुल. अब हम पुश एंड पुल एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्टिविटी 5.1, लेट अस एक्सप्लोर. टेक ए लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स. आपने एक लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है. ट्राई मूविंग द बॉक्स एज मेनी डिफरेंट वे एज यू कैन. आपने इस बॉक्स को अलग अलग तरीकों से उठाना है. पुश एंड पुल करना है. जितने ज्यादा तरीकों से आप कर सको उतने से करो. पहले में हम पुश कर रहे हैं, सेकंड में हम पुल कर रहे हैं और थर्ड में हमने लिफ्ट किया है. अब देखो आगे पढ़ते हैं. Did you move the box in any other way than shown in figure 5.1? क्या आपने 5.1 फिगर में हमने जिस तरीकों से दिखाया इसके अलावा भी कोई तरीका यूज किया है? हमने पुश किया, या हमने पुल किया, यहाँ पे हमने लिफ्ट किया. इन तरीकों के अलावा आपने कोई तरीका यूज किया है? अगर किया है तो आपने अप्लाई किया होगा पुश एंड पुल ऑन द बॉक्स. पुश या पुल आपने बॉक्स पे लगाया. जनरली पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस. जब हम किसी चीज को उठाते हैं, हिलाते हैं, खींचते हैं, उसको हम फोर्स बोलते हैं. साइंस की लैंग्वेज में किसी भी चीज पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम इसको उठाया मैंने ऊपर को तो दिस इज फोर्स. मैंने इसको आगे को धक्का मारा, फोर्स. पीछे को खींचा, फोर्स. किसी भी चीज पे हम पुश एंड पुल लगाते हैं, हम उसको फोर्स बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में. अब चलो
5.2 व्हाट कैन ए फोर्स डू टू द बॉडी ऑन विच इट्स अप्लाइड। अब बॉडी क्या होती है, जिस भी चीज पे हम फोर्स लगा रहे थे, बॉडी ह्यूमन बॉडी नहीं है, जरूरी नहीं ह्यूमन एनिमल बॉडी ही हो, बॉडी कुछ भी हो सकती है। ये पेन, पेन लिया हमने, एक बॉडी है, अगर उस पे फोर्स लगा रहे हैं, जिस भी चीज पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बॉडी बोलेंगे। ठीक है, समझे। बॉडी इज नॉट ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। बॉडी कोई भी चीज हो सकती है, माउस एक बॉडी हो सकता है, अगर इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, प्रेशर इज ए टाइप ऑफ फोर्स। तो ये जो बॉडी है, इस समय ये बॉडी है जो एक्सपीरियंस कर रही है फोर्स को। कोई भी चीज हो सकती है, मोबाइल है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इसको मैंने उठाया ऊपर को, इट्स एक्सपीरियंसिंग फोर्स। ये बॉडी है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। याद रखो, बॉडी, जिस भी चीज पे आप फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, क्या होगा, जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके साथ। वी एक्सपीरियंस पुश और पुल ऑन डेली लाइफ ऑल द टाइम। हम पुश एंड पुल को अपनी डेली लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफ्टन विदाउट इवन रियलाइजिंग। कभी कभी तो हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। लेट अस रिकॉल सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम। चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एनालाइज करके देखते हैं। Activity 5.5, activity 5.2, let us analyze. Number one point है think some situations where a force push or pull is applied and list them in table 5.1. हाँ, मुझे बताओ कोई फोर्सेस आप सोचो जिस पे पुश एंड पुल यूज हो रहा है और उनको 5.1 में लिखो। एनालाइज ईच सिचुएशन एंड राइट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन टेबल 5.1। उनके इफेक्ट्स भी आप देखो, क्या फोर्स के इफेक्ट थे, उनको भी 5.1 टेबल में लिखो। सम सिचुएशन एंड देयर इफेक्ट आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू। कुछ सिचुएशन और उनके इफेक्ट आपके लिए पहले से दिए गए हैं। चलो हम पढ़ते हैं इन इफेक्ट्स के बारे में। टेबल 5.1, डिफरेंट एक्शन एंड देयर इफेक्ट्स। हमें दिया है एक्शन, पुश पुल और इफेक्ट दिए हुए हैं। नंबर वन हमें दिया है योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम द बिहाइंड टू स्टॉप इट। आपके फ्रेंड ने आपकी चलती हुई बाइसिकल को पीछे से पकड़ के रोक दिया। यहाँ पे हमने पुल यूज किया है फोर्स, और इससे क्या हुआ, स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बाइसिकल। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, देखो। आप इधर को जा रहे थे, मतलब आप बाइसिकल इस डायरेक्शन में चला रहे थे मानो, और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अपने 5 न्यूटन की सोचो, ये कौन सा 5 है, 5 अच्छे से बनाएंगे। आपने 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, ठीक है। सोचो आपका फ्रेंड पीछे खड़ा है, आपके फ्रेंड को बना देते हैं ऐसे। आपके फ्रेंड ने जो फोर्स लगाई वो 5 न्यूटन से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, तभी तो उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रोक दिया। मैंने अभी आपको बताया, अगर वो 5 न्यूटन से थोड़ी सी कम फोर्स लगाएगा तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन को रोकना है, तो हमें फोर्स को रोकना है या उसको पीछे को ले जाना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप 5 न्यूटन इधर को लगा रहे हो और हमें रोकना है उसको, आपके फ्रेंड को, तो आप उसको थोड़ी सी स्पीड आपसे थोड़ा सा फोर्स आपसे ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसे ही तो फ्रिक्शन में हुआ था ना, कि फ्रिक्शन, अगर मानो फ्रिक्शन की वैल्यू हमने मानी 5 न्यूटन थी और हम 4 न्यूटन लगाएंगे तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने कम फोर्स लगाई है। जैसे ही हम 5.1 लगा देंगे और वैसे ही हम चले जाएंगे। इधर भी सेम यही हो रहा है। आपके फ्रेंड ने मानो 5.1 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, जिस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ स्पीड। जैसे ही धीरे धीरे कम होगी, हमने वर्टिकल मोशन में भी देखा था, एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिस वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। ऐसे ही कुछ अब यहाँ भी मानो एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जिस जगह को हम बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहीं पे अगर हम फोर्स लगाना रोक देंगे तो हम वहीं रुके रहेंगे। बट अगर हम फोर्स कॉन्टीन्यूसली दूसरे डायरेक्शन में लगाएंगे अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो क्या होगा, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाएगा। धीरे कम हुई, धीरे धीरे कम हुई, तो एक जगह पे वो रुक गया। उस जगह को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। मैं भी आपको एसडी से लिख के दिखा रही हूँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस हम उस जगह को कहते हैं। पर अगर वो 5.1 न्यूटन की फोर्स जो है वो बार बार लगाते ही रहते, मतलब वो कंटिन्यूसली उस फोर्स को लगाते रहते, तो क्या होता, आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पीछे को चला जाता, मतलब बाइसिकल जो है वो पीछे को चली जाती। पर उन्होंने क्या किया, जैसे ही स्टॉपिंग डिस्टेंस अचीव हो गया, वैसे ही उन्होंने फोर्स लगानी बंद कर दी। इस वजह से आपकी बाइसिकल उसी जगह पे रुक गई। जैसे ही वेलोसिटी कम होएगी, ऐसी एक जगह पे आपकी बॉडी जो है वो रुक जाएगी। रुक जाने को हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस अचीव हो गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस के बाद आपके फ्रेंड ने जो है स्पीड, मतलब फोर्स लगानी बंद कर दी। इसी वजह से वो आपका मोशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुआ। बट अगर उन्होंने आपके मोशन ऑफ डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा लगा के कंटिन्यूसली फोर्स लगाई होती, तो वो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट क्लियर होना, बिकॉज जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आपको समझ नहीं आता। मैंने आपको बहुत कुछ बताया, मैंने आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस बताया, मैंने आपको बताया कैसे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा के हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह सब कुछ बताया। वो आपको समझ आएगा। अब हम करें सेकंड, हिटिंग ए मूविंग बॉल
विद ए बैट, हम जब एक बॉल जा रही होती है हम उसको बैट से हिट करते हैं, तो क्या हमने किया, बॉल को हमने पुश किया ना, और हमने जब हिट किया तो हमने एक फोर्स से हिट किया जिस वजह से वो बॉल आगे को जाती है। इस वजह से हम चेंज कर देते हैं मोशन ऑफ मूविंग बॉल को। जैसे एक बॉल हमारे इधर को आ रही है, देखो, पेन पेन पेन, बॉल इधर को आ रही थी, ठीक है, आपने इधर बैट से उस बॉल को हिट किया, हिट करने से क्या हुआ, आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दिया, क्योंकि आपने, वो किसी स्पीड से आ रही थी, उस स्पीड मतलब वो किसी फोर्स से आ रही थी, वो किसी फोर्स से आपकी बैट से टकराई और आपने उससे ज्यादा फोर्स उस पर लगा दी जिस वजह से वो, उसका मोशन चेंज हो गया। सिंपल। नेक्स्ट है थर्ड, प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून। हम एक इन्फ्लेटेड मतलब एक फूले हुए बलून पे प्रेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसकी शेप जो है वो पिचकेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम उसमें ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर हम ज्यादा लगा रहे हैं। इस वाली फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं। हर फोर्स का नाम अलग अलग होता है। जब हम किसी भी चीज को दबाते हैं तो हम उसको प्रेशर लगाना बोलते हैं। हम जितना प्रेशर लगाएंगे उतना उसकी शेप वो पिचकता रहेगा। देखो ये बलून है, आप इस पे प्रेशर लगा रहे हो, एक अमाउंट ऑफ प्रेशर आप लगाओगे, तब तो आप अगर प्रेशर हटा दोगे तो आपका बलून वापस एक उसी शेप में आ जाएगा। पर अगर आप एक एक इसकी भी अमाउंट होगी ना, एक फोर्स इसके अंदर से भी लग रही है हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो हमें प्रेशर फील होता है ना। अंदर से भी जो हमारी एयर है उससे भी हमें प्रेशर ऊपर को महसूस हो रहा है। पर जब हम प्रेशर एक अमाउंट से ज्यादा लगा देंगे तो बलून फट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की हमने जो लिमिट थी फोर्स की, हमने उसको एक्सीड कर लिया, उससे ज्यादा लगा दिया है, तब वो बलून फट जाएगा। पर अगर हम इस अमाउंट ऑफ फोर्स से कम अमाउंट लगाएंगे जो अंदर है, तो हमारा बलून जो है वो फटेगा नहीं, उसकी शेप खराब होगी, और जैसे हम प्रेशर लगाना हटाएंगे वो बलून अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। पर ज्यादा लगाया तो बलून फट जाएगा। जैसे ही हम एक्सीड कर लेंगे अमाउंट ऑफ फोर्स, वैसे ही वो चीज या तो डायरेक्शन चेंज कर लेगी, या तो इस केस में बलून जो है वो फट जाएगा। समझा दिया मैंने आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप एक यहाँ पे पॉइंट छोड़ रखा है, आप अपने आप से भी एक फोर्स ऐसी ढूंढो, यहाँ पे लिखो और कमेंट सेक्शन में मेरे को भी बताना। फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इन ए शॉर्ट वीडियो। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल, आपने इस एग्जाम्पल से क्या कंक्लूड किया। हमें पता लगा फोर्स के बारे में, कैसे हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फोर्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमने प्रेशर देखा, प्रेशर इज अ टाइप ऑफ फोर्स, पर वो अलग होती है। डज ए फोर्स कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, क्या फोर्स है मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। हाँ, अगर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और उस जो डायरेक्शन में चल रहा है उसकी एक फोर्स की वैल्यू होगी, उस वैल्यू से अगर हम ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो हमारा फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। कैन इट चेंज द स्पीड, क्या ये स्पीड चेंज कर सकते हैं। हाँ, हमने देखा कि बाइसिकल जा रही थी, वो किसी स्पीड से आगे को जा रही थी, जैसे ही हमने पीछे को फोर्स अप्लाई किया, धीरे 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 स्पीड थी वो कम होएगी, एक टाइम पे वो जीरो हो जाएगी, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस अटेन हो गया है, उस समय वो बॉडी रुक जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर सकती है। हाँ, बॉल देखो, बॉल फेंकी इधर को, हमने बैट से मारा तो वो इधर को चली गई, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। हम मोशन चेंज कर सकते हैं, हम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आप, ये इलास्टिक है, इधर हमने इसको पुल किया, इधर को पुल किया दोनों तरफ से, जिससे उसकी शेप चेंज हो गई। और हमने बलून का भी एग्जाम्पल देखा था, हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया जिस वजह से उसकी शेप चेंज हो गई। तो हमने बहुत सारी चीजें अभी इसी 3 एग्जाम्पल से सीख ली। देखो, इधर आपने फोर्स इधर को अप्लाई करी जिस वजह से ड्रॉर जो है खुल गया, क्योंकि आपने फोर्स इधर को करी तभी तो इधर को खुला ना। और अगर आप इधर को अप्लाई करोगे फोर्स तो ये ड्रॉर जो है बंद हो जाएगा। इधर हमने फोर्स अप्लाई की तो रबड़ की शेप खराब हो रही है। देखो अब यहाँ पे हम बॉल को स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अब हम नीचे चलेंगे जल्दी से। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, नीचे चल के बताते हैं, एक सेकेंड। अम, हाँ देखो, फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम जी भी ले सकते हैं। एक सेकेंड, आपको लगेगा डिवाइड हो रहा है, hold on। इधर ही लिख देती हूँ नीचे से, मास इनटू जी। अब देखो, फोर्स, मास इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी। हम वेट को साइंस की लैंग्वेज में मास कहते हैं, मास इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट, इसलिए हम मास कहते हैं। और एक्सेलरेशन होती है एक टाइप की स्पीड, ठीक है, जो स्पीड हम होती है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। नाउ एक्सेलरेशन को हम जी भी ले सकते हैं, जी इज नथिंग एल्स बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 10 भी ले लेते हैं। तो ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, और ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जस्ट इन केस कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वेट ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर एक बॉल इधर को आ रही है और हमने इसको इधर कोई और धक्का मारा तो मतलब इसकी स्पीड और तेज होगी,
और हमने इसको फोर्स दे दी। पर अगर हम जैसे बाइसिकल वाला हमने देखा था, इधर को बाइसिकल जा रही थी, पीछे से रोका तो एक स्टॉपिंग डिस्टेंस पे वो आकर रुक गई, या फिर अगर हम उस पर और फोर्स उसी उससे इस डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते रहते तो वो पीछे को चली जाती। इससे हमने देखा एक मूविंग ऑब्जेक्ट की हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं, रेस्ट पे ला सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम एक डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं। अगर बॉल इधर को आ रही है और हमने इसको इधर से इधर को किक मारा, तो ये बॉल जो है इसके डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। थिंक अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर मानो एक आप देखो, आपने क्ले की एक बॉल बनाई, क्ले होता है सॉफ्ट, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो है क्ले की शेप चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको, आपने मिट्टी की गिल्ली मिट्टी सोचो, आपने उसके अंदर अपना शू रखा तो शू का प्रिंट उस पर आ गया, क्या हुआ, हमने उसकी शेप को चेंज कर दिया। हमने बलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जिससे उसकी शेप चेंज हो गई। आपने देखा यहाँ पे कि फोर्स से हम शेप को भी कैसे चेंज कर सकते हैं। कॉजेज सम और ऑल दीज इफेक्ट्स, कभी कभी ये एक या दो इफेक्ट्स कॉज करती है फोर्स, या फिर ये सारे इफेक्ट्स फोर्स कॉज कर सकती है एक मूविंग या फिर रेस्टेड ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, चलो जी। Does this mean that whenever there is a change in speed or direction or change in shape, a force is acting on the object? क्या ऐसा ही होता है कि जब स्पीड, डायरेक्शन या शेप चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तब उस पर फोर्स एक्ट कर रही है? हाँ, ऐसा ही होता है, बिकॉज विदाउट फोर्स ये सब चीजें नहीं हो सकती है। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, एक चीज रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ऐसा तभी होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तभी वो अपने डायरेक्शन से हिलेगा। और अगर हम उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं तभी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम उसकी शेप चेंज कर रहे हैं तो हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, या फिर और बहुत सारी फोर्सेस लगा रहे हैं, इस वजह से उसकी चेंज हो रहा है। तो हमेशा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंस देख रहे हो तो वो फोर्स की वजह से ही हो रहा है। यस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स, ये इन सब में से कुछ भी नहीं होगा जब तक फोर्स नहीं होगी। क्योंकि अगर ये फोन पड़ा है किसी टेबल पे पड़ा है, वो तब हमेशा पड़ा रहेगा। अगर आप उसको नहीं हिला रहे हो वहां से, वो जन्मों जन्म वहीं पड़ा रहेगा। उसको वहां से कोई चीज नहीं हिला सकती जब तक उस पर फोर्स हम नहीं लगाते हैं। अगर कोई चीज सोचो, अगर कोई चीज उड़ रही है और ग्रेविटी नहीं है, जैसे स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो ऑब्जेक्ट को रोकती है। क्योंकि अगर हमने इसको फेंका, एक समय पे जाकर रुक जाता है इस वजह से, क्योंकि ग्रेविटी ने उसको रोक दिया। पर सोचो, जैसे स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो वहां पे कोई भी चीज अगर आप स्पेस में छोड़ दो तो वो जन्मों जन्म उड़ती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि फोर्स ही नहीं है कोई वहां पे। तो जब तक कोई फोर्स नहीं होगी तब तक या तो हम डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, स्पीड नहीं चेंज कर सकते, हम जगह किसी भी जगह से उस ऑब्जेक्ट को हिला नहीं सकते। और अब शेप चेंज करने को तो भूल ही जाओ, क्योंकि फोर्स अगर देखो, एक बॉल है, हमने उस पर फोर्स लगाया तभी वो पिचकी, ठीक है। अगर फोर्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, आप हिल नहीं सकते। अगर फोर्स नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर चीज जो भी आप देख रहे हो, स्पीड, डायरेक्शन चेंज, जो भी है, ये शेप वगैरह, ये सब फोर्स की वजह से ही होते हैं। मैंने आपको हर चीज का एग्जाम्पल देके समझाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा बोल तो रहे हैं पर ऐसा हो क्यों रहा है। फोर्स, स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है तो वहां चीजें हमेशा उड़ती रहती हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। हम यहाँ जमीन पे, हर धरती पे कोई चीज फेंकेंगे अर्थ पे तो वो चीज रुक जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको रोक रही है। ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो रोक रही है। हम फ्रिक्शन से रुक जाते हैं। कभी कभी आप बॉल को रोल करो, ऐसे रोल कर दिया आपने बॉल को, जैसे हम, मैं तो ऊपर वाला एग्जांपल दे रही हूँ ना, कि आप ऊपर को फेंकोगे कोई चीज तो वो नीचे आएगी, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से नीचे आएगी। बट अगर आप जैसे प्लेन है, फ्लैट ग्राउंड है, उसके ऊपर आपने बॉल फेंकी, वो एक समय पे जाकर रुक जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रुक जाए, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स। इन सब की वजह से ही ये सब चीजें हो रही हैं। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको, क्योंकि हर चीज का एग्जाम्पल होना जरूरी है, बिकॉज समझ तो हमें तभी आएगा जब हमें पता होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है। चलो अ स्टेप फर्दर, सपोज an object is at rest, does it mean that no force is acting on this object? Is it means that the force acting on the object are balancing one another? We will learn about balanced force in higher grades. देखो आप सोचो, अगर बस है नहीं कुछ, हाथ पे दिखा दे, ये हमने फोन को यहाँ रख दिया, तो क्या मतलब है कि इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है? सोचो, आंसर दो मेरे को। अगर ये यहाँ पे पड़ा है, मैंने आपको बोला हम इसको फोर्स इस पे नहीं लगाएंगे, तो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, मैंने आपको ये बताया। अब आप बताओ, ये यहाँ पड़ा है तो क्या ये इस पे कोई फोर्स लग रही है, नहीं लग रही?
लग रही है, इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, नीचे ऊपर चारों डायरेक्शन से इस पे जो फोर्स लग रही है वो आपस में बैलेंस्ड है। अगर इधर से 5 न्यूटन लग रही है, इधर से 5 न्यूटन लग रही है, एग्जांपल बता रही हूँ बस, तो दोनों बैलेंस है, ऊपर नीचे वाले फोर्स, लेफ्ट राइट वाले फोर्स, जितने भी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं वो बैलेंस्ड है, तभी ये रेस्ट पे है। अगर हमें इसको अपने डायरेक्शन से हिलाना है तब हमें एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स देनी पड़ेगी, जिससे ये हिलेगा। अब मैंने इसको हिलाने के लिए यहाँ फोर्स दी ये तभी हिला। अगर मैंने इसको फोर्स ना दी होती तो ये अपनी डायरेक्शन से नहीं हिलता, क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है पर वो आपस में बैलेंस्ड है। पर बैलेंस्ड फोर्स के बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, अभी आपको नहीं जानना है। बहुत फोर्स होती है, ऊपर नॉर्मल लगता है, नीचे mg लगता है, बहुत सारी फोर्स होती है, फोर्स के कंपोनेंट्स भी होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत कुछ होता है, अभी आपको वो सब नहीं जानना है। अभी बस आपको इतना जानना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है उसमें कोई फोर्स नहीं है, वो तो फिर स्पेस की बात होगी ना, स्पेस में चीजें उड़ती हैं क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं होता, वो इधर उधर कहीं भी उड़ रही होती है, क्योंकि फोर्स नहीं है। बट अगर यहाँ पड़ा है तो इस पे हर कंपोनेंट पे इसके जो भी फोर्स लग रही है वो आपस में बैलेंस्ड है, एक ही वैल्यू की फोर्स हर कंपोनेंट में लग रही है, इसी वजह से ये अपनी डायरेक्शन में पड़ा है, अपनी जगह पे पड़ा है। अगर इसको अपनी जगह से हमने हिलाना है तो एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स बाहरी फोर्स। मैंने इसको बाहर से फोर्स दी, अपनी जगह से हिल गया, नहीं देते तो ये हमेशा यहीं पड़ा रहता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ इसमें कोई फोर्स नहीं लग रही है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई एम रियली हैविंग फन टीचिंग दिस चैप्टर। आई होप यू गाइज आर हैविंग फन टू। तो चलो ये वाला पैराग्राफ कर लेते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आप ये अच्छे से, अभी मैंने आपको जो भी समझाया वो आप समझ सको। चलो हम कर रहे हैं 5.3, आर फोर्सेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। क्या फोर्सेस इंटरेक्शन होती हैं दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा के बीच में? तो चलिए पढ़ते हैं। व्हेन यू पुश द टेबल, जब आप टेबल को पुश करते हो, योर हैंड्स इज द ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, आपका हैंड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। टेबल, हियर वी से दैट आवर हैंड एंड आवर टेबल आर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। हम यहाँ पे कह रहे हैं टेबल और हमारा हैंड जो है ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। थिंक of all the actions listed in table 5.1, how many objects are involved in each of the actions? आपने बताना है कितने ऑब्जेक्ट इन each action में involved हैं। Do you notice that force result only when two objects are interacting in some way or another? आपने देखा कि फोर्स तभी होती है जब एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो साथ में इंटरैक्ट करते हैं किसी भी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स में इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम टू प्ले। हम ऐसा कह सकते हैं हम कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो साथ में इंटरैक्ट करेंगे तभी जो एक फोर्स है वो होगी। क्या हम ऐसा, अब हम कर रहे हैं फोर्स की डेफिनेशन और एसआई यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए डेफिनेशन, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक या एक से ज्यादा नंबर, आई थिंक एक नंबर में तो पूछी जा सकती है। तो चलिए, अ फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद वन अनदर। फोर्स एक पुश एंड पुल होती है जो ऑब्जेक्ट पे होती है जब एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्स की ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, रिटन विद ए स्मॉल एन, एंड इट्स सिंबल इज न्यूटन, कैपिटल एन। मैंने अभी आपको बताया था न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 5 न्यूटन का। तो न्यूटन जो होती है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होती है, ये रखी गई है हमारे सर आइजैक न्यूटन के नाम पे, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ मैकेनिक्स। उन्होंने ही हमारे बेसिक सारी बताई है हमें कैसे फोर्सेज होती हैं, ये सब इसी न्यूटन के 3 लॉ बहुत फेमस है हमारे। मैंने दो तो आपको इसी वीडियो में बता दिया, एक तो वो फोर्स इज इक्वल टू एम ए वाला, एक मैंने आपको बता दिया वो लॉ ऑफ इनर्शिया, और एक होता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी भी चीज पे रिएक्शन इस साइड को फोर्स लगा रहे हैं तो उसी उसी की अगली दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे को फोर्स लगती है, इसको कहते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये 3rd लॉ होता है न्यूटन का। तो न्यूटन सर के नाम पे हमारा फोर्स की ऐसा यूनिट पड़ी है, सिंबल जिसका न्यूटन है और एन है, नाम है न्यूटन। I hope everything was crystal clear. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, be sure you go ahead and ask me in the comment section. I had so much fun. I hope you did too. कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी चीज you want me to improve, please leave your suggestion down in the comment section. So that was it for today's video. कल की वीडियो में हम और करेंगे, अभी मेरे को कहीं जाना है तो I'm running a little late. Yeah, so it's Srishti signing off. See you next time. Hope you enjoyed the video. Be sure to give it a like, share it with your friends, and yeah, bye bye.